पॉलिटिकल पार्टी है, मेरे जो कारकुन हैं, उनको और मैं पाकिस्तानी अवाम से मुखातिब होना चाहता हूं कि अब अगला रास्ता क्या है। क्योंकि मुझे आहिस्ता आहिस्ता अब ये यकीन हो गया है कि इसके बावजूद कि हमारा मुल्क का आइन बड़े वाज़ेह तरीके से कहता है कि इलेक्शन 90 दिन में होनी है, यानी जब हमने अपनी असेंबलियां पंजाब की और पख्तूनख्वा की, जब हमने अपनी असेंबलियां डिसॉल्व की, तो हमने इस नॉलेज से की कि पाकिस्तान का जो आइन है वो वाज़ेह कर देता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। 91 दिन का मतलब ये कि जो भी गवर्नमेंट है वो गैर आनी होगी, यानी ये जो चीफ मिनिस्टर्स केयरटेकर के अपॉइंट किए गए हैं, 91 दिन इनके ऊपर आइन की वो शिक लगती है जिसमें ये आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो वो सारी जो सजाएं उसके साथ हैं वो इनके ऊपर लागू होती हैं। और इसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसका जो रोल्स अब तक सामने आ रहा है कि इसके बावजूद कि उसको पता है कि पाकिस्तान का जो आइन है वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाया था जब हमारी असेंबलियां डिसॉल्व हुई, तो ना गवर्नर ने अभी तक उसके ऊपर चला है, दोनों गवर्नर्स नहीं चले, ना इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर चली। और जो सबसे हैरतनाक बात है कि इलेक्शन कमीशन बेबसी जाहिर कर रही है कि जी पैसे नहीं है, वो कोई गवर्नमेंट का इदारा मेरे साथ तावन नहीं कर रहा, कि जी वो कोई कहता है, हर किस्म की हम खबरें पढ़ते हैं कि जी पुलिस नहीं होगी तो फौज नहीं होगी। तो मेरे पाकिस्तानियों ये समझ जाएं कि जिस दिन पाकिस्तान के आइन के ऊपर कोई अमल नहीं होता और पाकिस्तान की जुडिशरी अमल नहीं करवा सकती, यानी जुडिशरी फैसला करती है कि ये होना चाहिए आइन, और ये आइन, क्योंकि जुडिशरी तो आइन की इंटरप्रिटेशन करती है, तो वो जब एक चीज सामने रखती है कि ये वाज़ेह आइन में, और उसके बाद कोई भी हुकूमती, कोई भी इदारा, डिपार्टमेंट ये कहे कि हम जी इसमें तावन नहीं कर सकते, उसके बाद मुल्क का कानून खत्म हो गया। उसका मतलब यह कि जब आपके मुल्क के आइन के ऊपर पाकिस्तान की अदलिया अमल ही नहीं करवा सकती, तो ये समझ जाएं कि इससे बड़ी बर्बादी एक मुल्क की नहीं हो सकती। जंगे हार के मुल्क बच जाते हैं, फिर से खड़े हो जाते हैं। एटम बॉम्ब, 2 एटम बॉम्ब के बाद एक मुल्क 10 सालों में खुशहाल हो गया। बॉम्ब, जंगे, जलजले ये तबाह नहीं करते मुल्क को। मुल्क तबाह होता है जब उस मुल्क का इंसाफ खत्म हो जाता है, जब उस मुल्क में रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाता है, जब उस मुल्क के जो बनाया हुआ आइन है उसके ऊपर अमल खत्म हो जाता है, और जब जजेस अपनी जजमेंट से एक मुल्क के ऊपर इंपोज नहीं कर सकते। तो हम आज उधर खड़े हो गए हैं, हम आज उधर खड़े हैं कि हम तमाशा देख रहे हैं। मैं पॉलिटिकल पार्टी का हेड हूं, हम इंतजार कर रहे हैं कि कब 90 दिन के इलेक्शन का कब शेड्यूल आएगा। हमने, फिर से मैं कहता हूं कि मैं कोई पागल तो नहीं था कि मैं अपनी 2 गवर्नमेंट्स गिरा दूं, डिसॉल्व कर दूं। हमने तो आइन को सामने रखते हुए डिसॉल्व किया। पहले हम इनको कोशिश करते रहे, इनको कहते, ये जो इंपोर्टेड हुकूमत आई है, इनको बार बार कहते रहे कि देखें ये मुल्क आप नहीं चला सकते, आपके पास पब्लिक मैंडेट नहीं है। इलेक्शन से जो आता है उसके पास मैंडेट होता है, जो ऑक्शन से आता है, यानी जो लोगों के जमीरों की कीमत लगा के करोड़ों रुपए हराम का पैसा खर्च करके लोगों को खरीद के गवर्नमेंट कराता है, उसके पास पब्लिक मैंडेट नहीं होता, वो इस मुल्क को कभी भी नहीं संभाल सकता था। जिधर मुश्किल फैसले करने पड़े, ये कहते नहीं जी हमने बड़े मुश्किल फैसले किए। इन्होंने क्या मुश्किल फैसला किया? कीमतें बढ़ा दी। ये कोई मुश्किल फैसला है कि आप आके हर बिजली की, गैस की, सब की, और ये जो कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं कि जी हमें आईएमएफ ने कहा। हम भी आईएमएफ के नीचे थे, हम 2.5 साल आईएमएफ के नीचे थे, हमें भी कहा जा रहा था कीमतें बढ़ाएं। हमने अपने मुल्क की दौलत बढ़ाई, हमने वेल्थ क्रिएशन की, हमने वो अपने मुल्क में
ज्यादा डॉलर्स, तारीख में सबसे ज्यादा डॉलर्स लेके आए। हमने पूरी कोशिश की कि हमारे मुल्क की जब दौलत बढ़ेगी तो हम कर्जे वापस करेंगे। इन्होंने आके आईएमएफ के कंधे पर बंदूक चलाई, सारी चीजें महंगी कर दी कि जी आईएमएफ कह रहा है हमें, और लोगों की कमर तोड़ दी। और जो आमदनी थी जिससे हमने कर्जे वापस करने थे वो सुकड़ गए। ना हमारी एक्सपोर्ट्स भी नीचे आ गई, रेमिटेंस भी नीचे आ गई, अब टैक्स कलेक्शन नीचे आएगी क्योंकि इंडस्ट्री बंद हो रही है। जो हमारी पैदावार थी, जो किसानों का हाल है, वो अब किसानों की पैदावार जब नीचे आएगी तो हमने कर्जे वापस कैसे करने हैं? हल ये तो नहीं है कि और मजीद और कर्जे लेते जाओ, हल तो ये है कि मुल्क की दौलत में इजाफा करें ताकि हम कर्जे वापस करें। तो इनके लिए जो मुश्किल अब है गवर्नमेंट के लिए, वो एक ही थी कि किसी तरह ये मुल्क में रीस्ट्रक्चरिंग करवा दे। जो क्राइसिस आता है इसके अंदर हम मुल्क के अंदर इस्लाहात कर देते, हम अपनी आमदनी बढ़ाने के वो सारा जो गवर्नेंस सिस्टम है वो चेंज कर देते। वो ये अब कर नहीं सकते क्योंकि इनके पास मैंडेट भी नहीं है, ना इनके पास सलाहियत है। लेकिन मैं आज अपनी कौम के सामने जो बात कहना चाहता हूं कि देखें, अगर किसी का ख्याल है, ये मैं पहले भी कह बैठा हूं, कि कोई बड़ा काबिल, कोई जीनियस, कोई इकोनॉमिस्ट दुनिया से बाहर ले आए और वो हमें कोई ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी दे जिससे मुल्क उठ जाएगा, तो आपको समझना चाहिए कि इकोनॉमिक पॉलिसी एक मुल्क की एनवायरनमेंट के अंदर बनाई जाती है। यानी एक माहौल होता है जिसके अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है। यानी आपकी गवर्नमेंट कैसे चलती है। सबसे अहम चीज होती है रूल ऑफ लॉ। वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है कि उसमें जब मैं कॉन्ट्रैक्ट, मैं मसलन सरमायाकार पाकिस्तान में पैसा लगाना चाहता हूं, तो क्या मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स कर सकूंगा? क्या अदलिया मेरी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करेगी? क्या मुल्क के अंदर क्या वो रूल ऑफ लॉ यानी कानून को इंप्लीमेंट करने की क्या वो सलाहियत है कि मुझे इत्मीनान होगा कि मैं जब पैसा लगाऊंगा तो उसकी हिफाजत की जाएगी? आज ये हाल है कि जो लोगों ने पाकिस्तानी बैंकों के अंदर डॉलर्स रखे हुए थे, आज उनको डॉलर्स नहीं मिल रहा है। ये उनको गारंटी दी गई थी कि आप अपने डॉलर्स पाकिस्तान में रखें बैंकों में और हम उनकी हिफाजत करेंगे। आज वो लोग अपने डॉलर्स बैंकों से नहीं निकाल सकते। ये कॉन्ट्रैक्ट जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है अवाम में और हुकूमत में, पहले तो इसकी नफी करके रख दी है। अब सोचे कौन बाहर से पैसे लेके आएगा पाकिस्तान में? बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी अभी भी अपना पैसा निकालना शुरू हो गए हैं या पैसा नहीं ला रहे हैं पाकिस्तान में, जिसका मतलब कि डॉलर्स मजीद और कम होते जा रहे हैं पाकिस्तान में, जिसका मतलब डॉलर के कर्जे बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान में। तो इस माहौल के अंदर ये जो आज इतनी बड़ी हमारे आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है कि 90 दिन से ये कोई इनकी सोच नहीं नजर आ रही कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना है, बल्कि पूरा दबाव रखा जा रहा है, हर इदारे के ऊपर दबाव रखा जा रहा है कि किसी ना किसी तरह ये इलेक्शन को खींचे, क्योंकि ये सारी जो पीडीएम है ये इलेक्शन से भाग रही है, डरती है इलेक्शन लड़ते हुए। इनको फिर से मैं कहता हूं, ये इलेक्शन से गवर्नमेंट में नहीं बैठे, ऑक्शन से बैठे हुए हैं। ये डरे हुए हैं इलेक्शन होगा ये हार जाएंगे। लिहाजा इसका मतलब ये है कि आइन की खिलाफ वर्जी हो जाए लेकिन इलेक्शन ना हो। और या फिर ये कोशिश कर रहे हैं जो मैंने बात शुरू की थी कि मैं पार्टी का हेड हूं, हमें अभी तैयारी होनी चाहिए थी इलेक्शन कैंपेन की, मुझे अभी टिकट्स फाइनलाइज करने चाहिए थे लोगों के, ताकि वो हमारे सारे जो कैंडिडेट्स अपने हलकों में निकले, लेकिन अभी तक हमें डेट ही नहीं मिल रही। और ये किधर तक जाएंगे? क्या इनका वो ख्याल है जो इन्होंने कराची में किया था कि डिले करते करते, डेट्स चेंज करते करते आखिर में इतना थोड़ा टाइम दिया इलेक्शन से पहले को कोई कैंपेन ही नहीं कर सका, क्योंकि ये चाहते थे कि टर्नआउट कम हो। अगर लोग कम निकलेंगे वोट डालने के लिए तो ये समझते हैं कि इन्होंने धांधली करके ये इलेक्शन जीत सकते हैं। जो कराची में पीपल्स पार्टी का कराची में वोट बैंक है ही नहीं, कोई पोल सर्वे कर लें, लेकिन वो इलेक्शन में बड़ा कारनामे दिखाती है। वो क्यों कर रही है? क्योंकि लोग निकलते नहीं और धांधली का मौका मिल गया। हमारी जो तहरीक इंसाफ की कोशिश, जो हम 16 जुलाई का इलेक्शन जीते, उसके बाद जो हम अक्टूबर के अंदर नेशनल असेंबली के इलेक्शन जीते, जो हम 16
जुलाई को प्रोविंशियल असेंबली के पंजाब में इलेक्शन जीते। हम कैसे जीते? क्योंकि बड़ा जबरदस्त टर्न आउट हुआ, पब्लिक वो कभी बाय इलेक्शन में इतनी पब्लिक निकली नहीं, इसलिए हम जीत गए। और धांधली के बावजूद हम जीते। सब एक ही पेज पे खड़े थे, सारी पार्टीज एक तरफ थी, इनको पूरी एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग थी, इलेक्शन कमीशन के साथ ही, क्योंकि पब्लिक बाहर निकले हम जीत गए। तो अब ये मुझे खौफ ये है कि कोशिशें कर रहे हैं कि एंड में जाके अगर इलेक्शन हो भी, पहले तो कोशिश इनकी है कि इलेक्शन ना होगा अगर एंड में, तो इतनी कम टाइम हमें कैंपेन का मिले कि ये उस कम कैंपेन को इस्तेमाल करते हुए ये इलेक्शन जीत जाए। ये इस वक्त जो इनकी हमें नजर आ रही है इनकी पॉलिसी, और मैं इसलिए अपनी सारी कौम को कह रहा हूं कि हम, अगर ये इनका ख्याल है कि हम चुप करके ये इनको इलेक्शन को चोरी करने देंगे, ये नहीं कर सकते। और ये अगर इनका ख्याल है कि हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, और पूरा प्रेशर इन्होंने अदलिया के ऊपर अब डाल दिया है, सारी कोशिश ये है कि किसी तरह इलेक्शन आगे जाए, तो उसके ऊपर हमने फैसला किया है कि हम ये जो अभी मैं तहरीक अनाउंस करूंगा, हम उसमें अब निकलने लगे हैं। मेरा जरा दूसरा इसी का पहलू, अब मैं जो अगला पहलू लाना चाहता हूं कि देखें, हम जो ये पिछले 10 महीने में हमने देखा है कि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह इंसानों की बुनियादी हकूक की कभी ऐसी खिलाफ वर्जी पामाली नहीं हुई जो आज है। कभी इस तरह बेशर्मी से, यानी स्टेट पावर इस्तेमाल की गई सियासी मुखालफिन के खिलाफ जो अब हो रहा है। मैंने इसकी कई मिसालें मैं कई दफ़ा बता चुका हूं कि जो शहबाज गिल से शुरू हुआ तशद्दुद, उसको नंगा किया गया, उससे जो जुल्म किया गया जेल में, मुझे अभी तक अफसोस है कि कोई उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई जो जिम्मेदार थे उसके बाद आजम स्वाति से जो किया गया, अब जो आजम स्वाति से किया गया, वो कौम हिल गई। खास तौर पे पहले तो जो तशद्दुद किया, उसके बाद जो एक वीडियो उसकी भेजी गई उनकी बीवी को और उनकी बेटी को। इस तरह की चीजें कभी इस मुल्क की तारीख में नहीं हुई कि ऐसी ब्लैकमेलिंग और ऐसा इस मुल्क में नहीं हुआ। और उसके बाद जो फौज चौधरी को उठाया, शेख रशीद को उठाया, लेकिन जो सहाफियों से हुआ, मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि ये सारा कनेक्टेड है। मुंह बंद करवाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए सारी कैंपेन्स की गई। अरशद शरीफ से जो हुआ है, यानी मैं अरशद शरीफ का इसलिए कहता हूं कि इस तरह की तो हमने कभी सोचा भी नहीं, तसव्वुर भी नहीं किया था कि इस तरह के एक पाकिस्तान के बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से, जो उसके ऊपर FIRs काटी गई, उसको मुल्क से बाहर फिर धमकियां दी गई, और वो देखें उसको कि ऐसा वो एक मुजाहिद जो खड़ा रहा, राय हक पे खड़ा रहा, और फिर उसको जो कत्ल किया गया कीरिया में। यानी इस तरह की मेरे होते हुए तो कोई मैंने मिसाल नहीं देखी। हालांकि मैंने जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ देखा, वहां कभी इस तरह की हरकतें नहीं हुई जो इन 10-11 महीनों में हुई। और उसके बाद में और भी जमील फारूकी, वो जाके बता रहे हैं कैसे नंगा किया गया, टॉर्चर। कितने सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट, यंग लड़कियों को तो धमकियां, लड़कों को जिन्होंने उठाया और उसके बाद उनको किसी सेफ हाउस में लेके गए, वहां मार धाड़ करके उसको वापस ले आए। और इससे ये सोचा ये जा रहा है कि इससे ये कंट्रोल कर लेंगे मुल्क को, जिस तरह हम भेड़ बकरियां हमें मार मूर के तो हमें सारों को कंट्रोल कर लेंगे। ये सारा हो रहा है इसके पीछे। मैं इसके ऊपर खास तवज्जो जरा देना चाहता हूं कि मेरी जो JIT है, मैं ये इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि मैं ये बार बार लोगों के सामने इस चीज को ले आया हूं। इससे पहले मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि 13 की रात को एक मुल्तान के अंदर पेपर्स दर्ज करवाने का जो टाइम था, उस एक इंसिडेंट होता है, नून लीग के और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में कोई थोड़ी झड़प होती है। उसी दिन रात को नून लीग के कारकुनों को कुछ नहीं कहा जाता, एक दो के ऊपर FIR काट देती है, उनको कुछ नहीं कहा जाता। 20 तहरीक इंसाफ के कारकुनों के घरों में उस दिन सारी रात 2-2, 3-3 बजे घरों में घुसे। वहां ना चादर और चार दीवारी की ना इन्होंने परवाह की।
जिस तरह 25 मई में इन्होंने किया हमारे साथ, एमपीज के घरों में घुसे 2-2-3 बजे। भाई आप पुलिस हैं, ये पुलिस से ये काम करवाया जा रहा है, तो लोग पुलिस से नफरत करेंगे या नहीं करेंगे? कौन सी दुनिया की पुलिस ये करती है? डाकुओं की तरह लोगों के घरों में घुसाते हैं 3 बजे और वहां जाके औरतों के सामने, उनकी फैमिलीज के सामने वहां खौफ फैलाते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं, चीजें तोड़ के चले जाते हैं। ये कौन सी दुनिया में होता है? और किधर है इंसानों के? और ये कौन है? ये पॉलिटिकल वर्कर्स है। इन्होंने कौन सा जुर्म किया है कि ये जो 25 में कौन सा जुर्म किया था कि जो इन्होंने जिस तरह का जुल्म किया? और आज देखें कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट जो होती है न्यूट्रल, इसका मतलब होता है कि ये बिल्कुल गैर जानिबदार होती है। केयर टेकर गवर्नमेंट ऐसी बिठाएं जो हमारे सख्त मुखालिफ, जिस तरह यह चीफ मिनिस्टर पंजाब का बैठाया हुआ है, इसकी चैनल देख लें, यह हमारा बदतरीन मुखालिफ है और आसिफ जरदारी का बगल बच्चा है, उसको लाके यहां बैठाया गया। और वो आदमी जो कि जिसका किरदार मशकूक है, जिसने नैब में सेटलमेंट की हुई है, यानी करप्शन के अंदर पैसे दिए हुए हैं, उसको ऊपर लाके बैठा दिया। उसने सारे वो ऑफिसर्स, हमने 23 ऑफिसर्स की लिस्ट दी कि इन्होंने हमारे ऊपर 25 मई पर तशद्दुद किया, उनमें से 16 को यहां वापस लाके बैठा दिया और अहम पोजीशंस पे बैठा दिया। और उन्होंने फिर जो किया अभी से आते साथ ही, यानी हमें है केयर टेकर गवर्नमेंट जो हमने वॉलंटरली अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व की। आनी चाहिए थी केयर टेकर जो न्यूट्रल होनी चाहिए थी, हमारे मुखालिफिन को ऊपर बैठा के। और वो हरासा हो रहा है इस वक्त। हमारा अली साई हैं, मैं जरा एक और आपके मिसाल, अली साई हैं दामाद चीफ जस्टिस पंजाब के, लाहौर हाई कोर्ट के। उसके ऊपर पहले किसी आदमी को पकड़ा, उसको बंद किया, उसके ऊपर तशद्दुद किया, उससे केस बनाया उसके खिलाफ, और अब उसको नैब में बुलाया जा रहा है। उस्मान डार हमारे वहां सियालकोट के जो एमएनए के एस्पिरेंट है, एक आदमी को पकड़ा, वो हालांकि उसकी कोई पोजीशन नहीं थी उसको पकड़ा, उसको कहा इसके खिलाफ केस बनाओ, तुम स्टेटमेंट दो इसके अगेंस्ट। उसको लेके गए, उसको बंद किया, सेफ हाउस में बंद किया, उसको पहले मारा, धमकाया, नंगा किया, उसके बाद कहा आपके बीवी बच्चों से हम ये करेंगे अगर आप ये नहीं करेंगे, उसे स्टेटमेंट साइन करवा ली। और ये सिर्फ और सिर्फ कोशिश इनकी कि किसी ना किसी तरह तहरीक इंसाफ को कमजोर किया जाए, डराया धमकाया जाए। इस वजह से मैं वो अभी तहरीक अनाउंस कर रहा हूं इसके बाद कि इनका जो आपका शौक है, इंशाल्लाह हम आपका शौक पूरा कर देंगे। लेकिन जो अफसोसनाक चीज है, मैं ये सिर्फ अपने कारकुनों का इसलिए बताना चाहता हूं कि एक तो ये क्या करते हैं कि इनके ऊपर जुल्म करते हैं लोगों पे, फिर उसकी कहानियां आती हैं हमारे लोगों के पास कि जी ये आपके ऊपर जुल्म किया गया ताकि वो बाकी लोग डर जाएं। हमारे एक एमपी हैं पंजाब के, उसको इन्होंने बुला लिया, डराया धमकाया, फिर उसको आजम स्वाति की उन्होंने वो वीडियो दिखाई जिधर आजम स्वाति के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, उसको दिखाया गया कि ये तुम्हारे से भी होगा। आजम स्वाति के ऊपर जब तशद्दुद कर रहे थे तो उसको कह रहे थे इमरान खान को बताए, उससे ये हम करेंगे। ये हमारे वो लोग हैं जो हम पेट काट के जिन एजेंसीज को पाल रहे हैं, वो ये धमकियां दे रही हैं। फिर वो शहबाज गिल उसके बाद सारा वक्त पूछेगी जी बताओ इमरान खान ने नहीं, उसने तुम्हारे खिलाफ स्टेट, यानी शहबाज गिल से मेरे खिलाफ उसे ले रहे थे, एविडेंस ले रहे थे कि बताओ कि इमरान खान ने ये करवाया ताकि मुझे फंसा सके। जिसको यहां सरकारी नौकरों को इन्होंने जो पंजाब में थे जिनको अब ओएसडी कर दिया, उनको बार बार पूछते थे जी बचाओ कोई करप्शन है, कोई इन्होंने कुछ किया, कोई इन्होंने पैसे लिए कोई पोस्टिंग ट्रांसफर पे। ये आज हाल है कि क्योंकि ये चाहते हैं कि हम इन करप्ट लोगों को मान जाएं, तो इस तरह के हालात हैं। लेकिन मैं जो सबसे जो हम सब के लिए एक फिक्र करने वाली बात है, मेरे ऊपर हमला होता है, एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो पहले मैं कहता हूं कि ये हमला होने वाला है, मैं बताया सबको, मैंने मीडिया पे गया, लेकिन जिन्होंने हमला किया वो सारे इक्तदार में बैठे थे। एक डर्टी हैरी था, वो भी पावर में था, उसके पास सब सारी अंदरूनी पावर है।
दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ। अब जब मुझे पता था क्योंकि ये सारी ये जो प्लानिंग हो रही है, क्योंकि उसके बाद हमें तो पूरी खबरें आ रही थी और अंदर से खबरें आ रही थी कि ये होने वाला है। तो जब ये हुआ, जब मेरे पर वो वजीराबाद में इंसिडेंट हुआ, तो मैं ये इसके ऊपर हम काफी बातचीत कर चुके हैं कि इन्होंने एकदम कह दिया कि एक शूटर है। जो जेआईटी बैठी उसने थोड़ी देर के बाद साबित कर दिया 3 शूटर थे। उसका फोरेंसिक था भी, 3 जगह से गोलियां, वो खोल मिले गोलियों के। और वो जो सारा बयानिया था कि एक शूटर ने और दीनी इंतसाब पसंद ने किया, वो सारा खत्म हो गया। उसके बाद वो जेआईटी, मैं भी सिर्फ आपको याद कराऊं कि जो पंजाब की बनाई हुई जेआईटी, उसमें ना पंजाब का जो डीपीओ था गुजरात का जिसने वीडियो बनाई थी, ना वो पेश होने के लिए तैयार, ना वो अपना फोन देने के लिए तैयार, और ना जो सीटीडी जो टेररिज्म की जो थी, जो उसको उठा के ले गई लड़के को, उसके बाद जो शूटर था उसको जब अपने पास रखा, उन्होंने दूसरी वीडियो बनाई, ना वो तैयार हुए कि नहीं हम नहीं आपको, ना वो पेश होने के लिए आया वो जो सीसीपीओ था, और ना ही उन्होंने अपना फोन दिया। यानी पंजाब गवर्नमेंट की जेआईटी की उन्होंने खिलाफ वर्जी की। मैं ये फिर रूल ऑफ लॉ पे आ रहा हूं कि ये जब इस तरह होना शुरू हो जाए तो गवर्नमेंट तो खत्म हो जाती है। सिटिंग गवर्नमेंट एक तफ्तीश कर रही है, जिस पार्टी की पावर में है गवर्नमेंट, उस पार्टी के सरबराह के ऊपर कातलाना हमला, उसके ऊपर पुलिस वालों ने मना कर दिया। फिर जेआईटी जो बनी, उसके 4 मेंबर्स ने जाके एकदम जेआईटी के खिलाफ बयान दे दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल ने फिर उन 4 के ऊपर तफ्तीश की और उनका इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इन्होंने जान के सैबोटाज किया। किसके कहने पे ये हो रहा था? अब सोचें वो कितना ताकतवर होगा जो इसके बावजूद कि हम पावर में बैठे हैं, हमारी पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही थी। ये होती है रूल ऑफ लॉ। अब सोचें कि अगर हमारी गवर्नमेंट का ये हाल था कि हम अपने सरबराह के ऊपर जो उस गवर्नमेंट का पार्टी का हेड था, उसको इंसाफ नहीं दे सके, तो बाकियों को क्या इंसाफ देना था उस गवर्नमेंट ने? किसकी बात सुन रहे थे? और अब आप सुने कि उसके बाद अब क्या होता है। केयरटेकर गवर्नमेंट आती है। केयरटेकर गवर्नमेंट का सिर्फ काम इलेक्शन करवाना है। ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है जेआईटी की। जेआईटी ने फाइंडिंग्स सामने आ गई, केयरटेकर गवर्नमेंट आके जेआईटी को पहले तो रोक देती है, फिर वो जो ऑफिसर काम कर रहा होता है उसके ऊपर उसको ओएसडी बना देती है, रिकॉर्ड सीज कर लेती है। अब ये जरा सुने, रिकॉर्ड सीज करती है तो ये आज होता क्या है? अदालत पहले तो वो जब जो जेआईटी की तफ्तीश हो रही होती है उसके अंदर जब वो केस लगता है पिछली बारी, तो वो कहते हैं जी हमारे पास तो रिकॉर्ड ही नहीं, और वो रिकॉर्ड ही नहीं दे रहा। एंटी करप्शन के नीचे जो अपना आदमी एंटी करप्शन के ऊपर ये लेके आते हैं, अपने का मतलब शहबाज शरीफ का आदमी, वो हमें रिकॉर्ड ही नहीं देता। यानी जेआईटी को जो अदालत के सामने वो रिकॉर्ड ही नहीं देता जो उसके पास रिकॉर्ड पड़ा होता है। फिर वो जो अदालत उससे कहती है, एंटी टेररिज्म कोर्ट जो गुजरांवाला का है, वो ऑर्डर करता है डीजी को कि रिकॉर्ड प्रोड्यूस करें, हमारे सामने रिकॉर्ड लेके आओ। पहले वो रिकॉर्ड नहीं लेके आता, फिर दूसरी 2 प्रोसिक्यूटर्स जाते हैं एंटी करप्शन में वो रिकॉर्ड लेने। जब वो वहां जाते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ 11 सफ़े रह गए हैं, सारा रिकॉर्ड जेआईटी का गायब हो गया, और सिर्फ उसमें से 11 सफ़े रह गए, चुन के वो 11 सफ़े जिनका कोई बेमान है। यानी जेआईटी को सैबोटाज कर दिया गया इस नई गवर्नमेंट ने। और फिर सुने जरा, अब मैं जरा पूरा इसको समझाऊं अब ये क्या हुआ है। एक जो होता है जिसको जेल में रखा होता है उसकी बेल हो जाती है, यानी 2 आदमी जेल में, एक को बेल हो जाती है। और क्योंकि हमारा केस नहीं रजिस्टर करती, क्योंकि पुलिस मेरी एफआईआर नहीं रजिस्टर करती, और पुलिस अपनी एफआईआर लेके आती है जिसमें पुलिस कहती है एक शूटर है, जो जेआईटी का जो तफ्तीश होती है उसमें पता चलता है 3 शूटर है, तो उनकी एफआईआर तो बेमाना होगी ना। तो अब ये सिचुएशन क्या है कि आज जो मेरे ऊपर हमला हुआ था और जो इतनी देर की तफ्तीश हुई थी, पहले इन्होंने मेरा जब एफआईआर भी नहीं काटी, इतनी तफ्तीश के बाद आज क्या सामने चीज आती है
کہ جو ریکارڈ تھا وہ جان کے انہوں نے ختم کیا, سیبوٹاج کیا. اس سے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں؟ اس سے یہ سامنے آتی ہیں کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ جو 3 لوگ اس میں ملوث تھے, یہ آج کنفرم ہے کہ یہ 3 لوگ ہیں, کیونکہ یہ صرف 3 لوگ کروا سکتے تھے. انہی کے پاس پاور ہے کہ یہ جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کر سکتے ہیں. ان 3 کے پاس یہ سارے, اور جو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب آپ سنیں اس کو کیونکہ مجھے انصاف نہیں ملے گا, وہ ثابت ہو گیا. کوئی انصاف ملنے کی اب توقع نہیں ہے کیونکہ انہوں نے سارا ریکارڈ غائب کر دیا. اور یہ کیوں کیا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے پکڑے جانا ہے. اس میں یہ ساری کڑی انہی کی طرف جا رہی تھی. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب مجھے عدالتیں بلاتی ہیں کہ جی آپ آ کے اپیرنس کرو, میرا سوال یہ ہے کہ میرے اوپر جب حملہ ہوا تھا تو میں تو اس سے 2 مہینے پہلے کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہونے والا ہے. میں نے تو یہ بھی بتا دیا تھا کہ دینی انتہا پسند کے نام پہ میرے اوپر حملہ ہوگا. مجھے تو کسی نے نہیں بچایا, نہ کسی نے میری کوئی پرواہ کی کہ اس کے اوپر ایک اٹیمپٹ ہونے لگا ہے. اور کیونکہ کس نے بچانا تھا, جنہوں نے بچانا تھا وہ خود ہی ملوث تھے اس میں. اور تب ہی میں نے کہا تھا کہ اگر انہی کے اوپر چھوڑ دی تفتیش, یہ تو ہونے ہی نہیں دیں گے جو انہوں نے نہیں ہونے دی. اس سے اب آگے چلیں. اس کا مطلب کہ اگر یہ 3 لوگ ابھی بھی پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میری جان ابھی بھی خطرے میں ہے, کیونکہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے کون مجھے پروٹیکشن دے گا؟ کہ اگر یہ جو 3 ہیں وہ ڈرٹی ہیری ملا کے اور یہ جو رانا ثناءاللہ اور ان کے پیچھے ہے, تو کون پروٹیکٹ کرے گا مجھے؟ میں جب بھی میں جاؤں گا پبلک میں, ان سے خطرہ تو ان سے ہے, جنہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے وہ ان سے مجھے خطرہ ہے. اور یہ ثابت ہو گیا جے آئی ٹی سے. میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں بس آخر میں. رانا ثناءاللہ نے بڑے زوروں شوروں سے کہا کہ جناب کہ میں نے یہ ایک میرے پاس آڈیو ہے کسی جج صاحب کے اوپر, امپلائی کر رہا تھا جج صاحب کے اوپر. 1996 میں جب بے نظیر کی حکومت گرائی گئی تو وہ ذرا ججمنٹ دیکھ لیں جس میں فاروق لغاری نے جب جو گورنمنٹ گرائی, تو اس کے اندر ایک سب سے بڑی وجہ کیا تھی کہ بے نظیر گورنمنٹ کو انہوں نے کہا کہ یہ فون ٹیپنگ کرتے ہیں, لوگوں کے فون ٹیپ کرتے ہیں. جو صدر نکسن امریکن پریزیڈنٹ, جو بڑا تکڑا پریزیڈنٹ تھا, اس کی گورنمنٹ گری کیونکہ اس کے اوپر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مخالفین کے ٹیلی فون کو ٹیپ کرتا ہے, اس لیے اس کو جانا پڑا. تو یہ تو خود ہی انٹیریئر منسٹر نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس ہم فون ٹیپ کرتے ہیں. اس کے اوپر ان کی گورنمنٹ جانی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار اس مافیا کا ہے, کیونکہ یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں, مافیاز یہ چیزیں کرتے ہیں انصاف سے بچنے کے لیے, بلیک میل کرنے کے لیے. میرے اوپر بھی کہا جی میری ٹیپیں میں نے رکھی ہوئی ہیں. میں ایز پرائم منسٹر, میں نے عدالت میں بتایا ہوا ہے کہ میری پرائم منسٹر کی سیکیور لائن سے میری وہ مجھے انہوں نے ٹیپس بنائی ہوئی تھی, اور میری سیکیور لائن کے اوپر میرے پرنسپل سیکرٹری سے بات چیت انہوں نے ایجنسیز نے پبلک کر دی. تو اگر اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا جائے گا, یعنی میں اب اپنی عدلیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ملک کو بالکل ہی, یعنی آپ پہلے تو یہ جو عدلیہ فیصلہ کرتی ہے اس پہ نہیں چلتے. فواد چودھری کو وہ ہائی کورٹ کے جج بلاتے گئے کہ ان کو پیش کرو میرے سامنے, اور آئی جی لے کے اس کو اسلام آباد چلا گیا. بار بار ان کو کہا گیا, 3 دفعہ جج نے کہا کہ میری عدالت میں پیش کرو, وہ اسلام آباد چلا گیا. تو اگر آپ یہ کریں گے, پہلے تو ان کی ججمنٹس پہ نہیں مانیں گے, اور پھر اس کے بعد ان کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ حرکتیں کریں گے, تو ملک میں قانون تو ختم ہو گیا. تو اس لیے یہ جنگ ہے پاکستان کی. یہ جو جنگ میں آپ کو, حقیقی آزادی ہے کیا؟ حقیقی آزادی ان قوموں کو ملتی ہے جس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے, رول آف لا ہوتا ہے, جو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ ہوتے ہیں, جدھر انویسٹر, سرمایہ کار, ان کو اعتماد ہوتا ہے ایک سسٹم کے اوپر, وہ قومیں خوشحال ہوتی ہیں. تو جس قوم میں ججز کی ججمنٹ ہی نہیں ہو رہی, مجھے بتائیں کون سا انویسٹر آئے گا پاکستان میں؟ کون اس سسٹم کے اندر بلیو کرے گا کہ وہ جب یہ دیکھ رہا ہے کہ جج فیصلہ بھی کر دے تو اس کا کوئی مجھے فائدہ نہیں ہوگا, کون آئے گا انویسٹ کرنے؟
اور یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ رہا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا موجودہ حالات، یہ حالات تو ایک بیماری کے سمٹمز ہیں. یہ جب ایک پھوڑا نکلتا ہے تو کینسر کی وجہ سے نکلتا ہے، اندر سے تو کینسر ہو. یہ کینسر یہ ہے کہ یہاں قانون نہیں ہے یا انصاف نہیں ہے. اس کی کینسر کی وجہ سے قبضہ گروپ بھی پھر رہے ہیں پاکستان میں، کمزوروں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں. اس کینسر کی وجہ سے طاقتور ڈاکو NRO لے لیتے ہیں، اربوں روپے کی اپنی کرپشن معاف کر دیتے ہیں. کمزور صرف جیلوں میں جاتا ہے کیونکہ انصاف نہیں ہے. یہ جنگ ساری حقیقی آزادی کی انصاف کے لیے. یہ جو 26 سال پہلے میں نے اپنی زندگی میں سفر شروع کیا تھا، انصاف کی تحریک، یہ صرف اور صرف یہ مسئلہ ہے پاکستان کا. اس لیے آج ہم سب کو قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ جو کر رہے ہیں، یہ جو مافیا اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ان کو بٹھایا گیا، اس مافیا کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. میں اناؤنس کر رہا ہوں انشاءاللہ بدھ سے وینسڈے کو اپنی جیل بھرو تحریک. میں اپنی ساری پارٹی کو آج کہہ رہا ہوں کہ تیاری کریں. ہم نے شروع کرنا ہے لاہور سے، اور ہم پھر پاکستان کے بڑے بڑے ہر اگلے دن بڑے بڑے شہروں کے اندر ہم جیل بھرنے کی اپنی تحریک شروع کریں گے، جیل بھریں گے. ہم کیا بتانا کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم سب سے پہلے تو اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب خوف کے بت کو توڑ دو. یہ جو ہم خوف کے سامنے جھکتے ہیں، میں ساروں کو بار بار وہ مثال دیتا ہوں کہ کوفہ کے لوگ سب جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ ہیں، لیکن یزید کے خوف کی وجہ سے نہیں مدد کرنے آئے. اور وہ آج تک جب تک دنیا رہے گی وہ پچھتائیں گے، ادھر کے لوگ پچھتائیں گے کیوں نہیں ہم کھڑے ہوئے. اور اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا سانیہ ہم نے ہونے دیا. وہی آج حالات ہیں. آج بھی پاکستان کے اندر ہم ڈرے، یہ ڈراتے ہیں ہمیں. جس طرح فرعون کی سے ڈر کے وہ سارے لوگ غلام بنے ہوئے تھے جب حضرت موسیٰ آئے اور انہوں نے کوئی اس کا سامنا کھڑا ہوا. آج بھی یہ کوئی آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ جو ہمیں ڈراتے ہیں نا کہ ہم آپ کو جیلوں میں ڈال دیں گے. اور میں خاص طور پہ وہ سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو جب ان کو پتہ چلتا ہے مجھے جیل میں ڈالنے آ رہے ہیں تو سارے یہاں آ جاتے ہیں اور ساری رات میں ان کی آوازیں سنتا ہوں اور نعرے سنتا ہوں. تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. لیکن میں ان کو بھی سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ہمیں یہ جو جیل سے ڈرا رہے ہیں، ہم جیل بھر دیں گے. ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہوگی جیلوں کے اندر. لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ جیل کے خوف سے یہ ہر قسم کا ظلم کریں اس ملک پہ، چوروں کو اوپر مسلط کر دیں، چور پھر ہمیں ڈرائیں جیلوں سے، عوام کی کمر توڑ دیں مہنگائی سے. ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا، ڈالرز میں ان کے پیسے پڑے ہیں. قوم کی یہاں بیچارہ تنخواہ دار طبقہ آج کیسے گزارا کرتا ہوگا؟ یہ اب اس سے پہلے یہ جو ابھی انہوں نے مہنگائی کی، اب یہ جو منی بجٹ دیا ہے، اس سے پہلے اگر آپ کی پچھلے 1 سال پہلے آپ کے بینک میں، بلکہ اپریل میں 10 مہینے پہلے آپ کے بینک کے اندر آپ کی تنخواہ تھی، بینک نے آپ کی تنخواہ ماہانہ 30,000 تھی، آج صرف وہ 20,000 رہ گئی ہے. یعنی آج صرف وہ 20,000 کی چیزیں خرید سکتے ہیں. اور اب ایک اور مزید طوفان آ رہا ہے مہنگائی کا. جو آج مہنگائی ہے، آج کی شرح میرے خیال میں 30-32 تھی، آج اس سے بھی اوپر چلی گئی ہے، 38-39 پہ چلی گئی ہے. اس کا مطلب یہ مزید مہنگائی ابھی اور بڑھے گی. تو ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں. اور ڈالرز کا مطلب کہ ان کے پیسے پاکستان کے مقابلے میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے دولت میں. کیونکہ ہمارا جس طرح روپے کی قیمت گرتی رہی اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو روپیہ کم چیزیں خریدتا ہے، لیکن چونکہ ڈالرز میں ہے وہ ڈالر زیادہ چیزیں خریدتا ہے. تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. یہ جو ملک میں اس وقت عذاب آیا ہوا ہے مہنگائی کا. تو انشاءاللہ بدھ کو میں سب کو آج اپنی ساری قوم کو بھی، اپنی تحریک، اپنی پارٹی کو، سب کو کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ شروع کریں گے اور یہ سارے پاکستان کے اندر ہماری یہ تحریک جائے گی.